ऐसा नहीं है कि इस काम को नहीं कर सकते, बस एक चीज जो है कि उस पर्टिकुलर फील्ड की जो नॉलेज है या तो जो ट्रेनिंग है या तो सिखलाई है उसको लेकर के हम उसी काम को कर सकते हैं और बहुत प्रभावी तरीके से कर सकते हैं। स्किल्स ट्रेनिंग में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जनरली बहुत सारे मिसमैनेजमेंट है, बहुत सारे मिसपरसेप्शन है, और बहुत बार ऐसा होता है कि हम कुछ अपने बारे में कुछ सोच रहे होते हैं और हम रिजल्ट को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं कि मैंने कोशिश की थी, मैंने मेहनत की थी और मैं सफल नहीं हो पाया, मैं सक्सेस नहीं हो पाया, या मेरा मनचाहा रिजल्ट मेरे को नहीं मिला। उसके पीछे बहुत बड़ा लैप्स होता है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी रह जाती है। और एक सफल व्यक्ति और एक असफल व्यक्ति में एक बहुत बड़ा कारण और जो चेंज होता है वो ये होता है कि सफल व्यक्ति अपने फेलियर्स में अपनी कमियों को ढूंढता है और असफल व्यक्ति फेलियर में दूसरों की कमी को ढूंढ करके क्रिटिसाइज करता है। तो मैं जानता हूं कि हम जब इस पैनल का हिस्सा बने हैं तो हम सब अपनी कमियों को देख करके उनको इंप्रूव करके सक्सेस होने वाले पाथ पर उस रास्ते पर चलना पसंद करेंगे। तो आप लोग से मेरी यही गुजारिश है कि इस सेशन में जब कभी जब कहीं भी आपको लगे कि ये चीज मुझे इंप्लीमेंट करनी थी या ये चीज मेरे लिए है, तो आप बिल्कुल उसको नोट डाउन करें, उसको एक्वायर्ड करें, उसको अप्लाइड करें, और आप देखेंगे कि बहुत चमत्कारिक, ट्रेमेंडस, बहुत बोलते हैं ना, जिसको बोलते हैं कि मैजिकल रिजल्ट आप फील करेंगे आपके काम में और आपके रिजल्ट तो इसमें क्या बोलते हैं, सक्सेस में। सही है। तो आप फोकस करें कि हम किन किन चीजों को अपडेट कर सकते हैं। बिल्कुल माइंड में ये लेके मत बैठना जब हम किसी सेशन पर किसी टॉपिक पर बात करें तो आप सोचें कि थर्ड पर्सन के लिए मैं बात कर रहा हूं कि उसको ये इंप्रूव करना चाहिए था, उसको इस ट्रेनिंग का हिस्सा होना चाहिए था, उसको यहाँ पर बैठना चाहिए था, उसको ये जानना चाहिए था। नहीं, मुझे मेरे काम का इसमें क्या क्या है। तो लेट्स स्टार्ट। आगे अपन समझते हैं कि क्या हो सकता है, स्किल है क्या और स्किल की इतनी जरूरत क्यों पड़ी, क्या है। हर बार जब बात आती है तो हम बात करते हैं, मैंने जब सेशन का शुरुआत किया तो मैंने बोला कि कैसे सक्सेस, कैसे सफल हुआ जाए। सफल जब शब्द आता है तो मैं बात कर रहा था ना सिर्फ इस बिजनेस में, ना सिर्फ पैसे में, पर व्यवहार में, रिलेशन में, घर में, अपने पर्सनालिटी पे, अपने रोल में, जो भी रोल आप प्ले करें। आप हाउसवाइफ हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप बिजनेस पर्सन हैं, आप मतलब कोई भी दायित्व जो आप अपने आप जो निभा रहे हैं उसको मतलब एक सक्सेसफुल पर्सन की तरह आप कैसे निभाएं, उसको बेहतर तरीके से कैसे निभाएं, वही सफलता का राज है। तो अगर हमें सफल होना है किसी भी सेक्टर में, किसी भी रोल में, है ना, एक सफल माता पिता बनना, एक सफल बच्चा बनना, एक सफल गृहिणी, क्या बोलते हैं, हाउसवाइफ बनना, और एक सफल बिजनेसमैन बनना, तो हमें उन सक्सेसफुल लोगों की आदतों को कॉपी करते रहना चाहिए, या तो कॉपी नहीं भी तो कम से कम हम देखते रहेंगे तो भी बहुत बड़ा चेंज है। तो आज अपन डालते हैं प्रकाश कि क्या है समस्या और क्यों लोग नहीं कर पा रहे। एक सर्वे से मैं स्टार्ट करता हूं, और ये जो पूरा कंटेंट लिया हुआ है, एक बुक है जो उसका पूरा ये कंटेंट है जिसके बेस के ऊपर ये ट्रेनिंग डिजाइन की गई है। उस बुक का नाम है, क्या बोलते हैं, मोहम्मद जुनैद की लिखी हुई है ये बुक, लाइफ मेकर। ठीक है। तो एक सर्वे हुआ इंडियन स्किल्स रिपोर्ट 2019 में। इसमें एक बात आई जो कि बहुत दुखद है एक तरह से देखा जाए तो, कि 53% इंडियन यूथ आर अनएम्प्लॉयबल। ये एक बहुत बड़ी समस्या, आपको पता है कि बेरोजगारी देश की एक बहुत बड़ी समस्या है। और इस इंडियन स्किल्स रिपोर्ट के हिसाब से मतलब इस बेरोजगारी का जो सबसे बड़ा कारण माना गया तो वो ये बोलते हैं कि ड्यू टू द लेक ऑफ स्किल्स। एक और बड़ी बात है, आपने ऊपर एक बात पढ़ी है कि मैंने बोला कि 53% यूथ आर अनएम्प्लॉयबल। अगर यहां पर लिखा होता है कि 53% इंडियन यूथ आर अनएम्प्लॉयड, तब तो अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, दुख नहीं होता कि ठीक है, उन लोगों के पास टैलेंट है, उन लोगों के पास एबिलिटी है, वो लोग काम करने का हुनर जानते हैं, और उन लोगों को जॉब नहीं मिला, मतलब उतनी जगह ही नहीं है जॉब करने की, वैकेंसी 10 ही है और हमारे पास ट्रेंड लोग 50 है, तो 40 लोगों को हम बोलेंगे कि ये लोग अनएम्प्लॉयड है, इनको इनके हुनर के मुताबिक जॉब नहीं मिला। पर ये रिपोर्ट ऐसा नहीं बोल रही कि इनको हुनर के हिसाब से जॉब नहीं मिला। ये रिपोर्ट ये बोलती है कि 53% जो इंडियन यूथ है, मैं ग्रेजुएट्स की बात कर रहा हूं, तभी ये मैंने बात की कि स्टूडेंट कैटेगरी को ये चीज हमें अर्ली मतलब अपने 20s में पता होनी चाहिए थी कि जब 20 साल या 25 साल के हम हो, है ना। तो ये बोलती है रिपोर्ट की 53% जो यूथ है, जो ग्रेजुएट यूथ है, वो अनएम्प्लॉयबल है, मतलब वो किसी नौकरी को लेने के हकदार ही नहीं है, उनमें वो स्किल्स ही नहीं है कि किसी भी तरह से उनको नौकरी दी जाए। आप सोचिए जरा, मैं बात कर रहा हूं अच्छी खासी डिग्री जिसके पीछे हम और हमारे बच्चे भागते हैं, उसमें इंजीनियरिंग भी आ गई और उसमें बाकी सब जो जो भी कोर्सेस आप एमबीए वगैरह बड़ी बड़ी डिग्री है उनकी सबकी मैं बात कर रहा हूं।
53% लोग नौकरी लेने के काबिल ही नहीं है, और ये जस्ट बिकॉज ऑफ स्किल्स की कमी। और इसका बहुत बड़ा लैप्स और बहुत बड़ा कारण ये है कि हम लोग एक अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं कि हमें कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, डिग्री हासिल करनी है, और हम उस डिग्री के बेस पर हम चाहते हैं कि हमें काम मिले। आप किसी भी ग्रेजुएट बंदे से इंटरव्यू लेकर के पूछें कि भाई तू क्या कर सकता है, तो वो बोलेगा मैं ग्रेजुएट हूं। और मैं ग्रेजुएट हूं, उसने अभी भी शायद सवाल को ठीक से नहीं लिया होगा कि तू क्या कर सकता है। उसको बोले तू गाड़ी ठीक से चला सकता है, बोले नहीं। तू कुकिंग ठीक से कर सकता है, बोला नहीं। तू गार्डनिंग ठीक से कर सकता है, बोला नहीं। तू प्लम्बिंग, तू कुछ भी एक काम उसको ठीक से कर सकता है, वो नहीं। उसमें कोई स्किल्स नहीं है, उसमें सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री के दम पर वो नौकरी लेना चाहता है, और इसलिए ये नौकरी उसको मिल नहीं रही। क्यों? क्योंकि उस नौकरी के वो लायक ही नहीं है। क्या क्या चाहिए? सक्सेस किन 4 चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। देखो, स्किल्स की अगर बात करें तो 4 स्किल्स है। आपको 4 स्किल्स का होना बहुत जरूरी है। अंधी दौड़ एक जो हमने लगा रखी है कि स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, डिग्री लाओ, स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, डिग्री लाओ। एजुकेशन सिस्टम का विरोधी हम लोग नहीं है, हम उसकी बात नहीं कर रहे कि एजुकेशन सिस्टम में खराब है, लेकिन बहुत बड़ा लैप्स है। सिर्फ एजुकेशन सिस्टम के बेस के ऊपर जॉब पा लेना इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। कारण है, जो पहली स्किल्स हमें चाहिए उसमें से जो बेसिक स्किल्स है वो है लिटरेसी स्किल्स। लिटरेसी स्किल्स की मैं बात करूं, जो स्कूल और कॉलेज में जिन डिग्रियों की मैं बात कर रहा, वो डिग्री हमें हासिल करनी पड़ेगी। ये आता है लिटरेसी स्किल्स में। यानी कि स्कूल कॉलेज की डिग्री के बिना आप कोई भी ढंग का जॉब नहीं हासिल कर सकते। स्कूल और कॉलेज की डिग्रियां आपको अपने मतलब पसंदीदा प्रोफेशन के गेटवे में एंट्री दिलाने का बेसिक एलिमेंट है। आपको वो एंट्री दिलाएंगे वहां पर पहुंचने के लिए। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि अगर आपके पास लिटरेसी स्किल नहीं है तो आप आगे की सारी लड़ाइयां वैसे ही हार चुके हैं। इसलिए एजुकेशन का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि इसको इसलिए प्रमोट किया गया था कि आपके पास एक ऐसी डिग्री हो जो कि आपको एक बेहतर इंजीनियर बनने के गेटवे पर जाकर के खड़ा कर पाए। उसके बाद आप बेहतर इंजीनियर कैसे बनेंगे उसके लिए भी बहुत सारी प्रिपरेशन तैयारियां हैं। तो क्योंकि गेटवे में ही बहुत सारी लॉबी फेल हो जाती थी, हमारे इंडिया में बहुत सारे लोगों के पास डिग्री ही नहीं हुआ करती थी, इसलिए इसका इतना ज्यादा प्रमोशन और प्रचार किया गया कि पढ़ो लिखो, पढ़ो लिखो, पढ़ो लिखो, डिग्री लो, पढ़ो लिखो, डिग्री लो। थोड़े दिन तक जब ये बात 2-3 जनरेशन ने सुनी तो उनको लगा कि सिर्फ पढ़ लिख कर डिग्री लेना ही सब कुछ है, जो कि फिर एक गलत डायरेक्शन में हम लोग पहुंच गए। क्योंकि लिटरेसी स्किल्स एक सिर्फ गेटवे है जहां पर आपको किसी भी सक्सेस के पाथ के ऊपर मुआयने पे ले जाकर के खड़े कर देगी। उसके बाद के लिए क्या करना पड़ता है उस सारी चीजों से हम लोगों ने ध्यान हटा लिया। इस कारण ये होता है कि आज बहुत सारे लोग जॉब तो पा लेते हैं, लेकिन कुछ 2-4 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद में उनको फायर कर दिया जाता है। कारण कि जो उम्मीद उनसे की जा रही होती है वो उम्मीद वो फुलफिल नहीं कर पाता। इसलिए बहुत सारी कंपनियों ने तो वैकेंसी जब निकालती है तो वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती और क्लियर कट लिखती है कि 3 साल का एक्सपीरियंस है तो 4 साल का एक्सपीरियंस। इस 3 या 4 साल के एक्सपीरियंस को लिखने के पीछे लॉजिक ये है कि उनको एक स्किल्ड बंदा मिल जाए। क्या क्या स्किल चाहिए? मतलब उसको ठीक है लिटरेसी स्किल्स में है, लेकिन उसके अलावा भी उनमें कुछ स्किल्स की जरूरत होती है जिसके दम पर सक्सेस डिपेंड करती है। पहली स्किल्स हमारी हो गई लिटरेसी स्किल। तो जब हम बात करते हैं तो किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी बच्चे को पूरा फोकस्ड, पूरी शक्ति के साथ में अपने लिटरेसी स्किल्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए, अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना चाहिए, अपनी डिग्री को बेहतर करने के लिए ध्यान देना चाहिए। लेकिन सिर्फ इसके ऊपर ही ध्यान देकर के काम नहीं चलेगा। सिर्फ स्किल्स, आप लिटरेसी स्किल्स को अपडेट करके जॉब नहीं पा सकते, सक्सेस नहीं हो सकते। क्या चाहिए? दूसरी चीज इसके जो साथ चाहिए वो है सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स क्या है अपन आगे समझते हैं, कैसे काम आएगी उसको हम आगे और बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे, समझेंगे। तीसरी चीज है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, उसको आगे समझते हैं। और चौथी है लाइफ स्किल। यानी कि लिटरेसी स्किल, सॉफ्ट स्किल, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स और लाइफ स्किल्स का जो कॉम्बो पैक है, ये चारों चीजें जब मिलती है तब बंदा एक सफल, फिर उसके आगे आप जो भी प्रोफेशन चूज करें उस सफल प्रोफेशन का बंदा बनता है। समझे इनको डिटेल में? मैं बात कर रहा एकेडमिक स्किल्स की। लिटरेसी स्किल्स के पीछे प्रॉब्लम ये है कि जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं हमें, उन्हें भी मुझे लगता है, हालांकि ये बहुत बड़ा ब्लेम है या क्लेम मैं बोलने जा रहा हूं, कि उनको भी इन बाकी स्किल्स में इतना ज्यादा अपडेशन नहीं है। और आजकल की जो टीचिंग लॉबी है, आप देखेंगे कि वो खुद ही बेचारा फाइनेंशियली प्रॉब्लम में, क्या बोलते हैं, अपने काम से, इनकम से ऑलरेडी इतना पेचीदा काम कर दिया है टीचर्स का कि उनको खुद ही अब तक और कुछ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम या तो अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी होने के लिए दूसरे काम देखने पड़ रहे हैं। कारण क्या है? क्योंकि टीचर भी सिर्फ लिटरेसी स्किल्स में ही स्किल्ड हुआ, उसको भी आगे की कहानियों का पता ही नहीं चला। क्यों नहीं पता चला? क्योंकि उसको भी किसी ने नहीं बताया।
आप देख ले, भले टीचरशिप की मैं बात करूं तो आपके और हमारे स्कूल कॉलेज के टीचर जो कि अच्छे पढ़े लिखे हैं, और एक अच्छा पढ़ा लिखा टीचर आप सुपर 30 के संस्थापक को भी देख सकते हैं, और दोनों के काम काज में अंतर आप देखेंगे जमीन आसमान का है। कि एक टीचर एक बहुत हाई वैल्यू और ब्रांड्स के साथ में जी रहा है, पढ़ा वो भी रहा, और एक टीचर जो हमारे स्कूल कॉलेज का जो खुद एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम को लेकर के जूझ रहा, भटक रहा, परेशान हो रहा। कारण क्या है कि लिटरेसी स्किल्स एजुकेशन दोनों में हो सकता है बराबर हो, लेकिन उसके बाद की जो कहानी है, जो अपडेशन है, वो सुपर 30 के संस्थापक के पास में बहुत ज्यादा मात्रा में है रेदर देन द हमारे स्कूल कॉलेज के टीचर के पास में। चलिए, तो एकेडमिक एजुकेशन आ गया। बात करें अपन सॉफ्ट स्किल की। सिर्फ आपके पास डिग्री हो जाने से ना हमें कोई मतलब हायर करेगा, ना ही हमें कोई जॉब देगा, ना ही हम किसी काम को परफेक्ट तरीके से कर सकते हैं। सॉफ्ट स्किल्स में सबसे जो बेसिक एलिमेंट है, और जो हर कंपनी, हर बंदा आपसे चाहेगा, हर ऑर्गेनाइजेशन आपसे डिमांड करेगा, वो डिमांड ये है कम्युनिकेशन स्किल आपकी कैसी है, आप लोगों से इंटरेक्ट कैसे कर सकते हैं, कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं। क्या कम्युनिकेशन का मतलब सीधा सीधा सिंपल सिंपल मैं बता दूं, जिस स्ट्रक्चर में हम लोग काम कर रहे हैं, जिस बिजनेस में हम काम कर रहे हैं, उसमें भी ये बहुत पावरफुल टूल है, बहुत पावरफुल टूल है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि जिस बंदे का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है ना, वो बंदा अपनी बात को दूसरे तक ज्यादा प्रभावी तरीके से पहुंचा पाता है, इसी को कम्युनिकेशन बोलते हैं। कहने का मेरा मतलब ये है कि बोलना बंदा 5 साल की उम्र में सीख जाता है, लेकिन क्या बोलना है ये सीखने में उसको लग जाता है पूरा जीवन। और यही कला, एक तरह से ये स्किल्स मतलब क्या है, कला है, कौशल है। तो ये भी कला। अब कई लोग बोलते हैं कि अब बोलना भी सीखना पड़ेगा क्या, मैं तो 5 साल से बोल रहा हूँ। हाँ, बोल रहा होगा, बट कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा। कम्युनिकेट मतलब आपका थॉट, आपका विचार, आपका परसेप्शन आप अगले को कन्वर्ट कर पाओ, अगले को कन्विंस कर पाओ, इट्स कॉल्ड अ कम्युनिकेशन, और इट्स कॉल्ड अ बेटर कम्युनिकेशन। जॉब लग गई लोगों को, किसी ने एमबीए में किया, एचआर में किया, ह्यूमन रिसोर्स में एचआर कर लिया, उसने डिग्री उसके पास अच्छी है, लेकिन जब वो किसी शोरूम, किसी दुकान, किसी जगह, किसी ऑफिस में बैठता है, तो वो ग्राहक से इंटरेक्ट ही नहीं कर पाता, ग्राहकों से बात ही नहीं कर पाता, ग्राहकों को कम्युनिकेट ही नहीं कर पाता। क्या समझेंगे आप, उसको फायर कर दिया जाएगा या उसको रोक के रखा जाएगा? ऑब्वियसली जो बेसिक काम है उसकी डिग्री के दम पर उसको नहीं रखा जाएगा, क्योंकि कम्युनिकेशन उसका पार्ट है और उसका कम्युनिकेशन वीक है, इसलिए उसको वहां से निकाल दिया जाएगा। तो हमें आज मतलब इस ट्रेनिंग के माध्यम से बहुत सारे ऐसे एलिमेंट पता चलेंगे जिनके ऊपर हमें काम करने की जरूरत है, और ये एक पहला पॉइंट है जिसके ऊपर हमें काम करना है। अच्छी बात है कि जिस स्ट्रक्चर, जिस ऑर्गेनाइजेशन, जिस इंडस्ट्री में हम हैं, वहां पर कम्युनिकेशन डेली 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 प्रैक्टिस में आता है, इसलिए इंप्रूव हो ही जाता है। तो अब तक जो ऑटो पायलट मोड में हो रहा था कि सिस्टम अपना कम्युनिकेशन को अपडेट करते हैं, आज से हम इसको फोकस करके अपने कम्युनिकेशन को, इस स्किल को अपडेट करने में फोकस करें। दूसरा हो गया प्रेजेंटेशन स्किल। डिग्री अच्छे, नंबर अच्छे, कम्युनिकेट अच्छा कर पा रहा है। अगर कम्युनिकेशन किसी का अच्छा होगा तो उसका प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा होना चाहिए। प्रेजेंटेशन मतलब आप जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आप जो समझा रहे हैं, आप जो बना रहे हैं, जो दिखा रहे हैं सामने को, अगले वाले को चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। अब कम्युनिकेशन का मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं इंग्लिश बोलना, नहीं, ये लैंग्वेज नहीं है। ज्यादा अच्छी इंग्लिश बोलना ज्यादा अच्छे कम्युनिकेशन का माध्यम नहीं है। कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन का जो बेस्ट पार्ट और बेस्ट एग्जांपल जो मैंने दिया वो है कि आपकी बात, आपका परसेप्शन अगले तक कन्वे कर जाए, ये सबसे बेहतर प्रेजेंटेशन होगा, ये बहुत बेहतर कम्युनिकेशन होगा। तो प्रेजेंटेशन स्किल भी चाहिए, जो कि स्टूडेंट्स में बहुत हद तक मिसिंग है। और कोई भी बंदा, मतलब दुख तब होता है कि कोई बंदा जो माता पिता के बहुत गाढ़ी कमाई जो कि उसने पूरे जीवन में बचाई है अपना पेट काट काट कर, उस गाढ़ी कमाई को बंदा यूज करता है, वो कंप्लीट फोकस करके रखता है किसके ऊपर, कि मुझे डिग्री मिल जाए, डिग्री मिल जाए, डिग्री मिल जाए, डिग्री मिल जाए। डिग्री मेरे भाई साहब, किसी बंदे के पास अगर डिग्री है ना, तो उसको बहुत प्राउड करने की जरूरत नहीं है। किसी एक बंदे ने बहुत अच्छी बात कही थी कि डिग्री, आप ये समझ लीजिए डिग्री क्या है, डिग्री आपके पापा के दिए हुए पैसे की रसीद है, इसके अलावा और कुछ नहीं। जितना बड़ा पेमेंट उसने किया और उतना बड़ा ही, मतलब आपके घर वालों ने जितना बड़ा पेमेंट किया है उतनी बड़ी डिग्री आपको मिल गई, इसके अलावा और कुछ नहीं। अगर आप में ये सारी स्किल्स मिसिंग है तो आप समझ लीजिए कुछ पैसे का वेस्ट है। बंदे 15 साल, 16 साल, 17 साल, 20-20 साल तक पढ़ाई करने के बाद में जब एग्जाम अपेयर करने जाते हैं तो नंबर अच्छे लाते हैं, लेकिन जब इंटरव्यू अपेयर करने जाते हैं तो वो फेल होके आते हैं। और जब वो फेल होके आते हैं तो 20 साल या 25 साल के बाद में ये बोलते हैं कि अब मैं अपना कम्युनिकेशन, अपना प्रेजेंटेशन, अपना इंटरव्यू के लिए कोचिंग लेने जा रहा हूं। आप समझ रहे हैं, मतलब बेवकूफी का आलम अपनी चरम सीमा पर, कि जो बंदे को पता है कि आगे मुझे इस फील्ड में जाना है, उसके बेसिक एलिमेंट हमें नहीं पता,
और हम अपना समय खराब कर रहे हैं, क्योंकि 20-25 साल हमने खराब कर दिए। और अब क्योंकि हम इंटरव्यू से बाहर हो गए, क्योंकि हम अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं कर पाए थे, क्योंकि हम अच्छा कम्युनिकेट नहीं कर पाए थे। और इसके पीछे कारण क्या? क्योंकि माता पिता ने भी उसको एक कवर दे करके चारों तरफ से फोल्ड, मतलब एक अच्छा आवरण बना देते हैं स्टूडेंट्स के ऊपर कि उसको कोई परेशानी नहीं आए, उसको धूप सर्दी सबसे बचाओ और पढ़ने दो। जबकि ये धूप सर्दी परेशानी दिक्कत यही इसके कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन और इंटरव्यू स्किल्स को बढ़ाएगी। लेकिन हम उसको प्रोटेक्ट करते हैं। हम हालत ये है आज के जमाने, आज के पेरेंट्स की, कि हम कोई छोटा मोटा घर का काम भी उसको करने के लिए बाहर नहीं भेजते, या तो मतलब इतना ज्यादा प्रोटेक्टिव वे में हम रहते हैं, उसकी वजह से स्किल डेवलप नहीं हो पाती। तो सीधी बात है, सॉफ्ट स्किल का जो थर्ड एलिमेंट है वो इंटरव्यू स्किल्स, जिसको आपको अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरव्यू के बेस के ऊपर ही आपका चयन आगे हो पाएगा। किसी भी जॉब में ले लो या किसी भी काम, मतलब आप किसी भी प्रोफेशन में ले लो, आप किसी भी मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज के जो बंदे बहुत सारा इंटरव्यू लेते हैं, आप उनसे कभी मिलकर देखना, बात करके देखना कि आपने मान लो 200 आदमी या 500 आदमी का इंटरव्यू लिया, तो आप उस इंटरव्यू में क्या क्या पूछते हैं, और आपको जानकर हैरानी होगी, किसी भी एमबीए, फार्मास्यूटिकल्स या इंजीनियरिंग वाले बंदे से उसके फार्मूले नहीं पूछे जाते। उससे ये पूछा जाता है कि हाउ यू हैंडल द फेलियर्स, या तो जीवन को देखने का, जीने का नजरिया आपका क्या है। इन स्किल्स के बारे में बात की जाती है, ताकि उसकी मेंटालिटी का पता चले कि बंदा कितने हद तक सोचता है और ये क्या कर सकता है। एंड द फोर्थ एंड सबसे पावरफुल थिंग, पीपल्स मैनेजमेंट। मैंने बोला कि मैनेजमेंट की लोग डिग्री ले लेते हैं लेकिन मैनेज नहीं कर पाते। हालत इतनी खराब है कि घर के 4 लोगों को मैनेज करने में लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। 4 लोग भी 4 दिशाओं में जा रहे हैं, और 4 मतलब उनके घर में वो भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, वो भी विवाद हो रहे हैं। तो आप सोचिए, हम जिस प्रोफेशन में, वहां पर तो बड़ी बड़ी टीमों को मैनेज करना पड़ता है। तो क्या एक कारण है कि यही सिस्टम, यही प्रोडक्ट, यही काम और यही सिखलाई देने के बाद में कुछ लोग बहुत बड़ा हासिल कर पाते हैं और कुछ लोग फेलियर होकर के इसी इंडस्ट्री की बुराई करते नजर आते हैं। कारण क्या है? ये सब 4 कारण है कि वो सॉफ्ट स्किल्स में अपने आप को अपडेट नहीं कर पाता। उसको लगता है कि मैं स्मार्ट हूं, क्योंकि अब तक वो घर से बाहर निकला ही नहीं, और एक बहुत बड़ा लैब से बंदा अपने आप को स्मार्ट समझता है। होता है नहीं होता, ये तो बात की बात है। और वो क्योंकि अपने आप को स्मार्ट समझता है, जब बाहर जाता है तो वो स्मार्टनेस काम नहीं आती। क्यों? क्योंकि लैक ऑफ कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन, इंटरव्यू एंड पीपल्स मैनेजमेंट में। तो कई लोग होते हैं जो अच्छी टीम बना लेते हैं और टीम को मैनेज नहीं कर पाते। उनके अंदर की पीपल मैनेजमेंट की जो स्किल है ना, ये लैप्स होती है, ये डेवलप नहीं हो पाती। इस कारण से बनी बनाई टीम भी बिगड़ जाती है, खराब हो जाती है। डन। तो इन 4 स्किल्स को अगर बंदा डेवलप कर ले, और तो मतलब सॉफ्ट स्किल्स को, मतलब सेकंड स्किल्स में से 4 जो सॉफ्ट स्किल्स के कॉलम है, इसको अब थर्ड तरफ बात चलें अपन, अगली स्किल्स की अगर बात करें, तो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स क्या है? मैं अच्छा बोल लिया, मैं अच्छा कम्युनिकेट कर लिया, मैं अच्छा इंटरव्यू ले लिया, मैं अच्छा पीपल मैनेजमेंट कर लिया, और अगर मेरे अंदर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स ही नहीं है, मेरे पास अच्छी डिग्री है इंजीनियरिंग की, एमबीए की, और मैं लोगों को बात कर सकता हूँ, सब कुछ मैनेज कर सकता हूँ, लेकिन मुझे मेरी टेक्निकल फील्ड का नॉलेज ही नहीं है। मैं इस कॉन्सेप्ट की बात करूं, सपोज करो कि हम आयुर्वेदा इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और मुझे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं है। हम एग्रीकल्चर की इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और हमें एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की जानकारी नहीं है। हम जिस डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हैं उसमें जो बेसिक काम है, टेक्निकल जो नॉलेज है, वो हमारा इस फील्ड का नहीं है। आप सोचो, आप में सारी स्किल्स अच्छी होगी, आप बहुत अच्छा प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं, बहुत अच्छा कम्युनिकेट करते हैं, बहुत बढ़िया आपने काम किया, और आपको उस टेक्निकल नॉलेज फील्ड का नहीं है, तो आपके पॉइंट घूम फिर के जीरो हो जाएंगे। तो जो तीसरी चीज है, तीसरी जो स्किल्स है, वो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। जो काम आपने चूज किया है, उस काम के मास्टर आपको बनना पड़ेगा और बनना चाहिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, इससे आपका बिलीफ सिस्टम भी डेवलप होगा, और इससे आप बेहतर एग्जीक्यूट भी कर पाएंगे और सामने वाले के ऊपर एक अच्छी छाप भी छोड़ सकते हैं। दूसरा, सेलिंग स्किल्स। आप किसी भी प्रोफेशन में ले लो, एंड जो प्रोडक्ट होता है ना, वो होता है सेलिंग स्किल्स। आप बहुत अच्छे वकील बन गए, पर क्या आपको आपकी एडवाइस बेचना आ गया? आप बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर बन गए, पर क्या आपका मोटिवेशन लोगों तक सेल हो रहा है? आप बहुत अच्छे धर्मगुरु बन गए, तो क्या आपकी बात दूसरे तक कन्वे हो रही है? क्या आपका आइडिया सेल हो रहा? आपने कोई दुकान खोल ली, तो क्या आपका प्रोडक्ट सेल हो रहा? यानी कि आपके अंदर सेलिंग स्किल्स, बेसिक काम। पैसा बनता कैसे है? पैसा बनता है सेल से। जब भी किसी चीज, आइडिया, विचार, थॉट, वस्तु का सेल किया जाएगा, बेचा जाएगा, एक्सचेंज किया जाएगा, तभी जाकर के पैसे का जनरेशन होता है। तो हमको इस स्किल्स में मास्टर बनना पड़ेगा, और हमें इस क्या बोलते हैं ना, बाय डूइंग द रेगुलर प्रैक्टिसेस हम इस स्किल्स को अपडेट कर भी सकते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की जो चौथी है, वो है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग इसलिए क्योंकि आज का जो युग है ना, इस आज के युग में, आज के सिनेरियो में, आप ये समझ लो कि डिजिटल जो सोशल मीडिया का मतलब इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गया है कि आप इसके माध्यम से बहुत बड़ा
एक गेम चेंजर परिवर्तन ला सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग, बहुत सारे ऑनलाइन भी होते हैं, इवन दो कि आप लगभग अगर बैठने जाए, प्रिपेयर करने जाए, तो सभी चीज की ट्रेनिंग आपको लेनी पड़ेगी। पर आप ऐसे सिस्टम में है जहां पर ये सारी चीजें आपकी धीरे धीरे स्वतः ही, अगर आप सिस्टम के साथ बने हुए हैं तो स्वतः ही डेवलप हो जाती है। तो डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर फोकस करना है। योर कॉन्सेप्ट एंड योर कंटेंट शुड बी द बेस्ट। एक एम्प्लॉय होता है, आपने देखा कि 50 एम्प्लॉय कंपनी में काम कर रहे हैं, कुछ का प्रेजेंटेशन करने का तरीका और उसका कंटेंट जो होता है वो एक बेस्ट होता है, अच्छा होता है, तो वो हट करके अपना अटेंशन ग्रैब करता है और अपने जो पावरफुल लीडर्स हैं वहां के, उनका ध्यान अट्रैक्ट कर पाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि उसका कॉन्सेप्ट और कंटेंट बेस्ट होना चाहिए। तो हमें हमेशा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में ये चीज को हमेशा ध्यान रखना है कि अपने कंटेंट को, अपने तरीकों को अपडेट करते रहना। फिर फोर्थ चीज होती है, आप कितना ही अच्छा लिटरेसी स्किल यानी कि डिग्री ले लो, आप कितने ही सॉफ्ट स्किल सीख लो, आप कितना ही अच्छा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सीख लो, लेकिन अगर आप में लाइफ स्किल नहीं ना, तो एंड प्रोडक्ट होगा ले दे के जीरो। इन सब के होने के बावजूद भी बंदा सफल नहीं होगा। अब आप बोलेंगे सफलता इतनी मतलब मुश्किल क्यों है, आपको आज पता चलेगा कि जब हम इसके छोटे छोटे एलिमेंट में डिवाइड किए तो पता चलता है कि सफलता इतनी मुश्किल इसलिए होती है क्योंकि इतने सारे एलिमेंट का एक साथ कॉम्बिनेशन ये सफलता की निशानी है। तो मैंने बोला इन सारी चीजों के होने के बावजूद भी अगर आपके अंदर लाइफ स्किल नहीं है ना, तो बंदा हमेशा स्ट्रगल करता नजर आएगा, असफलता की ओर खड़ा नजर आएगा। तो जो फोर्थ एंड सबसे पावरफुल चीज है उसमें लाइफ स्किल है। लाइफ स्किल क्या, आपने देखा होगा कि कई लोग होते हैं जो कि हमेशा इस चीज को कंप्लेन करते रहते हैं कि जैसा मैं चाहता हूं, जैसा मैं सोचता हूं, जैसा मैं हूं, जैसी मेरी एबिलिटी है, जितना मेरा टैलेंट है, उतना मुझे नहीं मिला, उतना लोग मेरे बारे में नहीं सोचते, उतना लोग मुझे रिगार्ड नहीं देते, उतना लोग मुझे रिस्पेक्ट नहीं देते। कारण है उसके पीछे। आप ये समझ लीजिए कि अगर आप लाइफ स्किल के कुछ चीजों को, अगर आपके जीवन में ये लाइफ स्किल्स नहीं है ना, तो आप समाज में एक रिमार्केबल एंड नोटिसेबल पर्सनालिटी कभी नहीं बन सकते। आप अपने सराउंडिंग में देखिए, 50 लोगों को उठाइए, देखिए, उसमें से ज्यादा से ज्यादा 2 या 4-5 लोगों को आप नोटिस करते होंगे, बाकी 45 या 40% ऐसे हैं जिनमें नोटिस करने लायक कुछ है ही नहीं। आप, मैं आपको बहुत बड़ा एक बताऊं इसका कारण, क्यों हम किसी को नोटिस नहीं कर पा रहे, क्यों हम किसी को नोट नहीं कर रहे हैं, या तो क्यों कोई हमें नोट नहीं कर रहा। कारण इसके पीछे, उसके पीछे सबसे जो बड़ा कारण है दोस्तों, वो है कि जब इंसान के जीवन में कोई पर्पस नहीं होता ना, तो उसका आइडेंटिफिकेशन वैसे ही नहीं बनता। मैं बहुत गहरी और बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, नहीं तो आप अपने आप ने अपने अस्तित्व को एक बार तलाशें जरा, या तो आप अपने ऊपर ये बात ले लें, या अगर आपका ध्यान कहीं और जा रहा तो भी आप ले लें। जिस बंदे का आप रिस्पेक्ट या रिगार्ड कर रहे होंगे, उसमें एक कॉमन चीज आपने देखी होगी कि उसके लाइफ के कुछ गोल्स हैं। जिस बंदे के लाइफ में कुछ गोल होते हैं ना, वो अपने आप लोगों को अट्रैक्ट और लोगों के ध्यान को अट्रैक्ट करता है। और जिन लोगों को अब तक आप खाली मतलब सिर्फ हंसी मजाक और ऐसे फोड़ जिंदगी में जी रहे हैं, आप देखेंगे को कॉमन चीज की उनकी लाइफ में कोई गोल नहीं है। जिस इंसान के जीवन में कोई गोल नहीं है, उसकी जिंदगी बिल्कुल गोल 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 घूमती रहेगी। वो दुनिया में क्यों आया और क्यों चला गया पता नहीं चलेगा। नहीं तो आप दिल पर हाथ रख के नोट करें कि जब हमारे लाइफ में कोई गोल नहीं था और हमारी लाइफ में जब कोई गोल आया, तो क्या आप देखते हैं कि लोगों के सोचने का तरीका और परसेप्शन आपके बारे में चेंज हुआ होगा? बिल्कुल 100% चेंज हुआ होगा। चाहे लोग क्रिटिक्स ही कर रहे होंगे, लेकिन लोग आपको नोटिस करना शुरू कर देंगे। ये पावर है गोल सेटिंग की। तो अगर लाइफ स्किल है, आपने सारी स्किल तो डेवलप कर ली है, तो एक चीज का फोकस करें। आप आज से अपना कोई ना कोई गोल बनाए, वो कुछ भी हो सकता है। मुझे नहीं मतलब कि आप इसी इंडस्ट्री में गोल बनाए और इसी इंडस्ट्री में सक्सेस हो। अगर इसके अलावा आप कहीं भी सक्सेस हो सकते हो तो मोस्ट वेलकम। जीवन के किसी भी सेक्टर में सक्सेस होने का जो बेसिक एलिमेंट है वो है गोल। जैसे ही आपकी जीवन का गोल बनता है, तो वो गोल जब आप डिसाइड करते हैं, तो आप पूरे समाज में एक मतलब धमक छोड़ते हैं कि अब आप मुझे नोटिस करो, भले क्रिटिसिज्म करो, भले एप्रिसिएशन करो, ये डिपेंड करेगा मेरी आगे की लड़ाई और मेरे अचीवमेंट के ऊपर, पर मेरे को नोटिस करना पड़ेगा। अदरवाइज आज तक तो हम नोटिस करने की मतलब दौड़ से भी बाहर थे। तो लाइफ स्किल का जो पहला पार्ट है वो है सेट योर गोल। और जब आपने गोल सेट कर लिया, तो ऑब्वियसली जब मैं कुछ पाना चाहता हूं तो उसको मैं कैसे पा सकता हूं, इसके बारे में मुझे अभी से अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे। ये वो चीज है, ये वो जंग है। गोल सेट करने से लोग आपको नोटिस करेंगे, और जब आप हाउ टू अचीव योर गोल पे जाते हैं, तो आप बहुत ज्यादा अपने आप को अपडेट करने का मौका पाते हैं।
आपको पता चलेगा कि मुझे ये चीज चाहिए और इस चीज को ऐसे हासिल किया जा सकता है और इसको हासिल करने के लिए ये प्राइमरी एलिमेंट है जिसको मेरे को डेवलप करना है। नेक्स्ट चीज जो कि इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब सबसे बड़ा फेलियर है, इसके ऊपर कई ट्रेनिंग हमने डिजाइन की है, कई बार चलाया भी है। कई बार आप देखेंगे बंदे कि हर छोटी छोटी चीज पर वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। कई लोगों को मैं देखता हूँ कि उसके वहां पर बुखार भी उसको आ गया, जुकाम भी उसको आ गया, तो वो बिल्कुल सर पे से पहाड़ की तरह बना करके बैठेगा कि मेरे तो किस्मत ही खराब है, मेरा तो लक ही खराब है, मैं तो पता नहीं प्रॉब्लम ही है मेरा। वो अपने इमोशन को मेंटेन नहीं कर पा रहा। अगर लोगों ने उसको कुछ बोल दिया, 4 लोगों ने कि तू कुछ नहीं कर पाता, तो वो उनकी बात मान के बैठ जाएगा। 4 लोगों ने उसको बोल दिया तो ये कर दे, तो वो जुआ खेल ले, सट्टा खेल ले। 4 लोगों ने उसको चने की झाड़ पे चढ़ा दिया तो वहां से जम मार जाए वो। यानी कि उसके इमोशन अपने अंदर है ही नहीं। वो लोगों से छोटी छोटी बात में झगड़ा कर लेता है, लोगों की छोटी छोटी बात में दुखी हो जाता है। उसका जो चाबी होता है ना उसको खुशी और दुख करने का, वो चाबी दूसरों के हाथ में होता है। मैं चाहूं तो आपको दुखी कर दूं, मैं चाहूं तो आपको गुस्सा दिला दूं, मैं चाहूं तो आपको डिस्ट्रैक्ट कर दूं आपके गोल से। ये किसकी पावर है? ये नेग्लिजेंस ही है इमोशनल इंटेलिजेंस की। जब मैंने पिछली ट्रेनिंग में जब मैंने एक बात चलाई थी तो मैंने बोला था कि जब मैं किसी काम को शुरुआत करने जाता हूं तो 1000 बार सोचो, लेकिन जब मैंने सोच लिया है तो फिर 1000 तरीके की डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है। मेरा डिसीजन था, मैंने सोचा, मैंने देख लिया कि मेरा गोल क्या है, मुझे हासिल कैसे करना है, तो फिर मुझे इमोशनली मैच्योर होना पड़ेगा, मुझे इमोशनली इंटेलिजेंट होना पड़ेगा, तभी जाकर के। अदरवाइज कोई भी बंदा जिसने गोल सेट कर लिया है, उसने जान लिया है कि रास्ते पे कैसे हासिल किया जाएगा इस गोल को, और इमोशनल मैच्योरिटी को नहीं रख पाया, वो एक ना एक दिन डिस्ट्रैक्ट होकर के फेलियर वाली लिस्ट में जाकर के खड़ा हो जाएगा। और जिन लोगों के कहने से आप उन्हीं के ग्रुप में शामिल हो जाते हैं, हम उन लोगों के ग्रुप में वापस शामिल हो जाते हैं, तो आप सोचिए कि हाथ में तो कुछ भी नहीं होता, शायद लड़ करके तो कुछ हासिल किया भी जा सकता था या तो फेल हुआ जा सकता था। अगर हम लड़ करके हासिल कर पाए तो फिर आप अपनी ब्रांड के बारे में सोच सकते हैं, लोगों के ऊपर क्या इंपैक्ट जाएगा, क्या आपका जीवन हो सकता है। लेकिन अगर हम पूरा कोशिश करने के बाद फेल भी हो गए तो दोस्त हम नुकसान में नहीं, हमें बहुत बड़ी एक चीज मिलती है। वो चीज क्या है? वो चीज होती है एक्सपीरियंस, जिसकी आगे हम बात करेंगे। नेक्स्ट होता है मैनेज अदर्स एज वेल एज योर इमोशन। कुछ लोग होते हैं जो अपने इमोशन को मेंटेन कर पाते हैं, बट जो लाइफ स्किल जो सिखाती है, एक सक्सेसफुल आदमी होता है ना, वो दूसरे भी दुखी आदमी को खुशी कर दे। आपके अंदर है, हमारे अंदर वो है कि कोई दुखी आदमी हमारे पास आए और वो स्माइल करके चला जाए। क्या आपके आसपास के, आपके सराउंडिंग के आपको लोगों को लगता है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं सर से बात कर लूं, शायद अच्छा लगे? क्या आपका भी पर्सनालिटी परसेप्शन, आपका भी व्यक्तित्व ऐसा है कि जब लोग परेशानी में हो तो आपका चेहरा पहले जाए? अगर आपके अंदर ऐसी एबिलिटी, ऐसी काबिलियत है, तो आप समझ लीजिए कि लाइफ स्किल का एक बहुत बड़ा पार्ट आप सीख चुके हैं। और अगर नहीं है तो आप समझ लीजिए कि बहुत बड़ा पार्ट आप मिसिंग कर रहे हैं। और इसमें जरूरी नहीं मैं टीम की बात करूं, इसमें आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे, आपके भाई बहन, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके सराउंडिंग, पूरे लोग। मैं बोला ये ट्रेनिंग लाइफ की ट्रेनिंग है, नॉट ओनली फॉर द बिजनेस। तो क्या दूसरों के इमोशन को समझते हैं आप? अब दूसरे के इमोशन को मैनेज करने के लिए दूसरे के इमोशन को समझना पड़ेगा, और दूसरे के इमोशन को समझने के लिए बहुत पावरफुल टूल है, जिसकी मतलब बात हम आगे करेंगे। तो क्या हम लोग दूसरों के इमोशन को मैनेज कर पाते हैं? जो बंदा दूसरों के इमोशन को मैनेज कर पाएगा, वो बंदा एक बड़ी टीम का निर्माण कर पाएगा। और जो बंदा बड़ी टीम का निर्माण कर पाएगा, ऑब्वियसली वो बड़ी सफलता हासिल कर पाएगा। दूसरा, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। हर बंदे का एक प्रॉब्लम है कि जीवन में मुझे लगता है कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा, कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसके पास में कोई समस्या ना हो। एक भी इंसान, वो चाहे उसका गोल छोटा हो बड़ा हो, भिखारी से लेकर के आप अंबानी तक ले लो, एक बात तो हमें पूरे अंतर्मन से एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि समस्या सबके जीवन में है, सबके जीवन में समस्या है। तो फिर क्या कारण है कि बड़े लोग और बड़े होते चले जा रहे हैं, सक्सेसफुल लोग और सक्सेसफुल होते चले जा रहे हैं, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, और एक बंदा जिसके पास कुछ नहीं, वो बिल्कुल छोटी छोटी समस्याओं में घिर रहा है। आप देखेंगे समस्या होगी ही होगी। आप पूरा संसार, पूरा सब कुछ त्याग करके बैठे, घर में आकर के बैठे, तो घर में हर छोटी छोटी चीज के लिए झगड़े हो जाएंगे, बहुत छोटी चीज के लिए। मैंने पानी का गिलास भर के लाने के लिए बोला था, तुमने लेके नहीं आया, इसलिए झगड़ा हो गया। कारण क्या है? प्रॉब्लम तो रहेगी, आपको डिसाइड करना है कि ये प्रॉब्लम इस लेवल की है या उस लेवल की। अरे प्रधानमंत्री के सामने तो कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन वो पूरे देश पे इंपैक्ट डाले, इतनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगा है। हम घर में लगे हैं कि तू पानी भर के नहीं लाया, इसलिए हमारा झगड़ा हो गया। प्रॉब्लम दोनों के पास है। तो क्या उस प्रॉब्लम को ऑलवेज ट्राई टू बी अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। ऑलवेज वन थिंग यू कीप इन योर माइंड
कि ऑलवेज ट्राई टू बी अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, नॉट टू बी अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। एक बहुत यूनिवर्सल और बहुत यूनिक थॉट है ये कि जब जब भी कोई प्रॉब्लम आए, कोशिश करो उससे एक कदम आगे जाने की या तो एक कदम पीछे आने की। मेरा बनाया, मेरा सोच है, मैंने ये चीज ऑब्जर्व की है कि जब भी कोई समस्या मेरे सामने आई, एक कदम आगे, अब आगे क्या होगा, गलती हो गई, प्रॉब्लम हो गई, समस्या बहुत बड़ी आ गई, आगे इसका एंड प्रोडक्ट क्या है, पता चल गया एंड प्रोडक्ट ये नुकसान होगा मेरा, ठीक है, मैं समझ गया, ठीक है, हो गया तो जाने दो। या तो मैं एक कदम पीछे जाता हूँ कि प्रॉब्लम हुई क्यों, तो पता चलेगा कि हुई क्यों मैं लेफ्ट था, मेरी नेग्लिजेंसी थी, मेरी प्रॉब्लम थी। तो दोनों ही जगह पर इस प्रेजेंट सिचुएशन से ज्यादा सुकून है, क्योंकि जब भी कोई गलती, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई समस्या आती है तो मेंटली डिस्ट्रक्शन कॉमन चीज है, ये हर किसी में होगा, मेरे में भी, आप में भी, हर किसी अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े बंदे के पास। पर उस प्रॉब्लम में वहीं रुके रहना बहुत बड़ा फेलियर है, क्योंकि वो आपको मेंटली तरीके से डिस्टर्ब करेगा। अगर आप 2 कदम आगे जाकर के उसको सॉल्व कर दें, उसका एंड प्रोडक्ट देख लें, उस एंड प्रोडक्ट को पचा जाए कि रिजल्ट मुझे मंजूर है जो भी होगा, तो भी आप देखेंगे कि आप बहुत मेंटली रिलैक्स हो सकते हैं। और अगर आप देखें कि 2 कदम पीछे जाकर के, तो आपको पता चलेगा मेरी गलती थी ना, नेग्लिजेंसी मेरी थी, तो सीधी बात है, उसका खामियाजा मैं भुगतूंगा। एक जीता जागता उदाहरण मैं अपने ऊपर से दे दूं। मैं अभी शायद 2 साल पहले एक सेमिनार करने के लिए नासिक गया। नासिक जब मैं गया तो मैं घर से इंदौर गया बाइक से, वो भी बाइक मैंने अपने कजन ब्रदर की मांगी थी, पल्सर। और वो गाड़ी मैंने मेरे दोस्त के फ्लैट पे इंदौर में खड़ी की, और वहां से मैं क्या बोलते हैं, बस पकड़ के, ओवरनाइट की जर्नी है, मैं चला गया नासिक, जहां पर हमने दिन में, सैटरडे की शाम को मैं चला गया, संडे को सुबह पहुंचा, संडे को सेमिनार किया, संडे की शाम को वापस मैं वहां से बैठा, मंडे की सुबह में वापस दोस्त के फ्लैट पे आया, और दोस्त के फ्लैट पे जैसे आता तो मुझे पता चलता है वो गाड़ी गुम हो चुकी, पल्सर, मतलब किसी ने चुरा ली। अब आप समझो कि किसी की, मैं तो दूसरे की, मेरी भी थी बाइक, तो मैं तो दूसरे की मांग के लेकर के गया। अब समस्या है, 2 ऑप्शन है मेरे पास, एक तो मैं रिग्रेट करूं, छाती पीटूं, और मेरा अब का समय भी खराब कर लूं। और मैं दिल पर हाथ रख के बताऊं आपको, आप मानेंगे नहीं, 30 सेकंड के अंदर मैं उस आइडिया, उस प्रॉब्लम को मेरे से आउट कर दिया, 30 सेकंड के अंदर। मैं 1 मिनट भी नहीं बोल रहा, मैंने देखा गाड़ी नहीं है, मैंने वो गाड़ी, तो पड़ोस से अंकल से पूछा, ये और तुम्हारी भी चोरी हो गई क्या, यहाँ से एक और पल्सर चोरी हुई है, इसका मतलब तुमने भी खड़ी की थी तो 2 चोरी हो गई। बस उतनी देर मैंने बात सुनी और मैंने अपने आप को समझा लिया कि अब चोरी हो गई ना, ठीक है, क्या होगा, जो भी पैसा पेमेंट होगा भाई का वो मैं दे दूंगा, एंड प्रोडक्ट ही, जो 70,000 1 लाख देना पड़ेगा वो दे देंगे। और या तो फिर मैंने पीछे आके सोचा कि मैंने गलती क्या, मैंने गलती ये की कि इस प्लेट पे यहाँ पर या तो लॉक करके जाना था, या तो इसको चेन से बांधना था। सर वॉइस ब्रेक हो रहा है, थोड़ा वीडियो बंद करें। आप कैसे किसी भी चीज अभी भी वॉइस ब्रेक हो रहा है, वीडियो बंद करके देख ले कभी तो। वीडियो बंद करें। सभी को आवाज मेरी नहीं आ रही कि सिर्फ सर को नहीं आ रही? अब आ रही है सर थोड़ी। अभी आ रही है सर, अभी आ रही है, बीच में ब्रेक आ रही है सबको? यस सर। ओके, तो वीडियो को फिर बंद कर देता हूं मैं, शायद और बेटर। अभी ठीक है आवाज? चलिए, अभी स्लाइड शो हो रहा है ना ठीक ठाक? जी सर, हो रहा है स्लाइड। यस सर। तो लाइफ स्किल में हम थे, गोल सेट कर लिया, कैसे हासिल करना वो देख लिया, इमोशनल इंटेलिजेंस को हमने समझ लिया, हमने लोगों के इमोशन को मेंटेन करना, क्या बोलते हैं, मेंटेन करना सीख लिया, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड हमारा आ गया। अब राइट डिसीजन टेकिंग, मतलब राइट डिसीजन मेकिंग, मतलब एक तरह से देखा तो डिसीजन लेने की क्षमता को डेवलप करना, ये भी सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। और लाइफ स्किल में आपको पूरे जीवन में, आपको बताऊं, एकेडमिक ईयर का जो एजुकेशन है वो उतना काम नहीं आएगा जितना कि सही डिसीजन लेना काम आएगा। मैं आपको बताऊं कि आप 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 50 साल की उम्र तक भी हो सकता है कि परेशान हो, एक्सपीरियंस ले रहे हो, फेल हुए हो, लेकिन आपका एक डिसीजन भी आपको, ये समझ लीजिए कि बहुत बड़ा चेंज पूरे जीवन में, जो कि पूरे जीवन को परिवर्तन करके रख दे, वो डिसीजन चेंज कर सकता है। एक सिंगल डिसीजन, वो चाहे इन्वेस्टिंग को लेकर के ले लो, चाहे वो किसी भी, मतलब कोई भी एक ऐसा डिसीजन होगा जो कि आपके पूरे जीवन को प्रभावित कर देगा, अगर आपने सही समय पर सही डिसीजन ले लिया तो। एक किसी बहुत अच्छे सफल व्यक्ति से एक बंदे ने इंटरव्यू में पूछा कि आपकी सफलता का राज क्या है, तो उस बंदे ने ये बोला कि मेरी सफलता का राज है राइट टाइम राइट डिसीजन, मैं सही समय पर सही डिसीजन लेता हूँ। तो उसने दिल लिख ली बात की कि भैया मुझे भी सफल होना है। मैंने शुरू में ट्रेनिंग में बोला कि जैसा आप बनना चाहते हैं वैसे लोगों को कॉपी करना शुरू कर दे, तो उसने कॉपी कर लिया इस बात को कि राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना है। थोड़ी देर बाद उसको समझ में आया यार राइट टाइम पे राइट डिसीजन मैं लूंगा कैसे, तो उसने फिर पूछा कि आप राइट टाइम पे राइट डिसीजन कैसे लेते हैं, तो उसने बोला मेरा एक्सपीरियंस से।
बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस, उसने दूसरा शब्द लिख लिया एक्सपीरियंस से। फिर उसके दिमाग में आया एक्सपीरियंस कहाँ से मिलेगा, तो उसने फिर पूछा कि एक्सपीरियंस कहाँ मिलेगा सर, तो बोला ये मेरे फेलियर से, मेरे गलत डिसीजन से। इसका मतलब ये है, अब पूरा साइकिल और सर्कल को समझेंगे दोस्तों, तो आपको पता चलेगा कि डिसीजन लेना ही सबसे बड़ी कला है। डिसीजन सही और गलत, दुनिया में ऐसा कोई बंदा नहीं है जो सही डिसीजन लेता हो। डिसीजन लेना, उसको मतलब कॉन्क्यूर करना, उसमें फेल हो जाना, ये आम बात है। सक्सेस इज ऑल अबाउट हाउ यू हैंडल द फेलियर्स। सीधा सीधा ये मतलब है सक्सेस का कि आप फेलियर को कैसे हैंडल करते हैं, ये टोटल डिपेंड करता है फेलियर को। तो आपके जो डिसीजन होंगे, मैंने आपको पहले बोला कि आपको सफलता देंगे या तो एक्सपीरियंस देंगे, दोनों ही हमारे काम की चीज है। या तो सफल हो गए तो बहुत ही अच्छी बात है, सफल नहीं भी हुए, फेल भी हुए तो एक्सपीरियंस मिला, उस एक्सपीरियंस की बेस पर हम फिर सफल हो सकते हैं। एक प्रबल और प्रभावी चांसेस आगे चल करके हैं। तो डिसीजन लेने से डरे ना, डिसीजन ले। वो आपने क्या बोलते हैं, टाटा ने भी शायद एक बात बोली थी, रतन टाटा ने भी, कि मैं डिसीजन सही नहीं लेता, मैं डिसीजन लेता हूं और फिर उसको सही साबित करने में अपनी एफर्ट को लगाता हूं। तो ये भी कितना शानदार ओपिनियन है। बाद में कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्विंग नेचर, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। चलिए बात करते हैं कि सारी की सारी 4 की 4 स्किल्स मेरे अंदर डेवलप हो गई तो क्या मैं सफल हो जाऊंगा? जितनी बातें मैंने अब तक की, इतना सारा मैं अगर कर लूंगा तो डेफिनेटली सक्सेस हो जाऊंगा। सही है, लेकिन जवाब है नहीं। आप बोलेंगे और भी है क्या पंगा? बोला हाँ और पंगा है। आप इतनी सारी चीजों को डेवलप करने के बाद में भी आपकी सफलता की गारंटी नहीं दी जा सकती जब तक अनटिल एंड अनलेस आपका एटीट्यूड ठीक नहीं हो। अभी एटीट्यूड क्या पंगा है? आप लोग कहते हैं कि आप अपने एटीट्यूड का ध्यान रखें, बाकी सारी चीज आपका एटीट्यूड ध्यान रख लेगा। जस्ट टेक केयर ऑफ योर एटीट्यूड विल टेक केयर एवरीथिंग। आपने देखा होगा एटीट्यूड क्या चीज है। कुछ बंदे ऐसे होते हैं, मतलब जिनका एटीट्यूड एक तरह से मैं बोलूं ना, नजरिया, देखने का नजरिया, सोचने का नजरिया। आपको जब भी कोई बात बोले आप कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, आप कैसे मतलब उस सिचुएशन को हैंडल करते हैं, ये सब एटीट्यूड का प्रॉब्लम है। एटीट्यूड क्या है? स्किल। ये जो अब तक हमने बात की थी स्किल है। स्किल और एटीट्यूड में अंतर ये है कि स्किल्स को हर किसी प्रोफेशन के हिसाब से आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे कम ज्यादा किया जा सकता है, सीखा जा सकता है, बदला जा सकता है। पर किसी बंदे का एटीट्यूड होता है ना, उसको बदला नहीं जा सकता। अभी सपोज करो मैंने ही अपने बिजनेस का प्रेजेंटेशन किसी बंदे को दिया और ये बोला कि ये मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर पाऊंगा। ये जो स्टेटमेंट शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि उस बंदे में स्किल की कमी है। अगर मैं अंतर्मन सवाल आ रहा है कि यार ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा, तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर इन स्किल्स की कमी है जो इस प्रोफेशन में चाहिए होती है, जिनको डेवलप किया जा सकता है ना। खराब बात ये है कि आपके अंदर ये स्किल नहीं है, और अच्छी बात ये है कि स्किल्स को तो डेवलप किया जा सकता है। अगर कोई बंदा जिसको आपने प्रेजेंटेशन दिखाया और ये बोल दे मैं ये काम नहीं करना चाहता, अब बताओ क्या उसको चेंज किया जा सकता? ये प्रॉब्लम एटीट्यूड का प्रॉब्लम है, जिसको बदला नहीं जा सकता। तो अगर वो बंदा ये बोलता है कि मैं नहीं कर सकता, तो उसमें स्किल्स की प्रॉब्लम आप नोट करेंगे। लेकिन अगर किसी बंदे ने आपने ये बोल दिया कि मैं ये काम नहीं करना चाहता, तो उसके अंदर एटीट्यूड का प्रॉब्लम है। उसका सब मतलब फिजिकल नेचर, उसका माइंडसेट, उसका एटीट्यूड इस चीज की गवाही नहीं देता। एटीट्यूड के ऊपर भी बहुत स्ट्रॉन्ग बंदे होते हैं जो कि काम करते हैं और उसको बदल सकते हैं। बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। एटीट्यूड मतलब आप क्या ही मैं बोलूं कि आप सपोज करो कि एक इंटरव्यू में विराट कोहली से पूछा गया था कि आप कंसिस्टेंसी से इतना बेहतर परफॉर्म कैसे कर पाते हैं। तो उस बंदे ने एक बात बोली कि मैं जब भी किसी मैच में उतरता हूं तो मैं उस मैच में ये सोच के उतरता हूं कि ये मेरा आखिरी मैच है। अगर मैं इस मैच में परफॉर्म नहीं किया ठीक से तो मुझे टीम से बाहर होना पड़ेगा और मेरा करियर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आप सोचिए कि कितना खतरनाक उसका एटीट्यूड है कि वो हर मैच को ये समझता है कि मेरे जीवन का आखिरी मैच है और मुझे जो भी परफॉर्म करना है इसी मैच में करना है। क्या इस तरह का एटीट्यूड हम डेवलप कर सकते हैं? अगर इस तरह का एटीट्यूड कोई भी आदमी डेवलप कर ले, सपोज करो आपके और हमारे बिजनेस की कंसर्न में बात करूं और हम किसी प्रेजेंटेशन को करने के लिए बैठे हैं और हम सोचे कि अगर ये प्रेजेंटेशन मैंने क्लोज नहीं किया तो शायद मेरा लाइफ बर्बाद हो जाएगा। इस एटीट्यूड के साथ अगर उस प्रेजेंटेशन को किया जाए, पॉसिबिलिटी है 110% ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि आप अपने उस सेल्स को क्लोज करने में कामयाब रहेंगे। अंतर किसका है? एटीट्यूड का। एटीट्यूड का फॉर्मेशन करने का मतलब बहुत सारे तरीके हैं। एक बहुत बेहतर तरीका यह है
कि आप सोचें और करें। सीधा सरल भाषा में अगर मैं बताऊं कैसे, जैसे एक फाइटर है मोहम्मद अली जिन्ना, बहुत बढ़िया बॉक्सर रहा है और एक बहुत बड़ा नाम है बॉक्सिंग में। उनने अपना एटीट्यूड इस तरह से डेवलप किया था कि वो जब भी मतलब 15-15 18-18 घंटे प्रैक्टिस करता था बंदा, और प्रैक्टिस जब करता था और जब वो किसी पंचिंग बॉक्स पर अपने पंच को मारता था तो हमेशा हर पंच के साथ में उसने एक चीज बोलना स्टार्ट किया, आई एम द बेस्ट, आई एम द यूनिक। और हर पंच के साथ में ये उस चीज को और जोर से बोलता जाता, जितनी जोर से वो पंच मारता उतनी जोर से बोलता था। हुआ क्या, माइंड और बॉडी का एक कनेक्शन डेवलप हुआ, उसमें उसी एग्रेशन के साथ में फिजिकल स्ट्रेंथ एंड मेंटल स्ट्रेंथ दोनों एक साथ बढ़ी। और आप देखेंगे कि उतना खतरनाक उसका एटीट्यूड था कि आप देखेंगे बहुत सारी आधी से ज्यादा फाइट तो नॉकआउट जीता है। कारण रहा उसका एटीट्यूड का, कि उसने अपने एटीट्यूड को इस तरह से बिल्ड किया है। तो एटीट्यूड के फॉर्मेशन पे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा मेहनत से डेवलप होता है। आगे की स्लाइड में वो समझते हैं कि क्या हो सकता है। एटीट्यूड्स इज मस्ट टू बिकम अ सक्सेसफुल लीडर। एक लीडर बिना एटीट्यूड के सक्सेसफुल लीडर बन ही नहीं सकता। उदाहरण भी चाहें तो आप समझ सकते हैं, ये भाई का, ये भाई जो लीडर है जंगल का, ये लीडर इसलिए है क्योंकि इसका एटीट्यूड है, इसके अलावा और दूसरा कुछ भी नहीं है। अगर जंगल के मतलब आप लोगों ने कई बार ये बात सुनी होगी कि सबसे तेज कौन दौड़ता है तो आप बोलेंगे चीता, सबसे लंबा कौन है बोला जिराफ, सबसे चतुर कौन है बोला चिंपैंजी, सबसे मजबूत ताकतवर इंसान मतलब जानवर कौन है तो बोला हाथी। आप सोचो, ना तो ये सबसे ताकतवर, ना तो सबसे इंटेलिजेंट, ना तो ये सबसे तेज दौड़ सकता, ना तो ये सबसे लंबा। लेकिन जंगल का राजा कौन है, तो जब जितने मैंने नाम बताए उनमें से कोई नहीं है, जंगल का राजा है शेर। कारण ये है कि ये इसके एटीट्यूड का मास्टर है, ये इसके एटीट्यूड के दम पर लीड करता है, एटीट्यूड के दम पर लीडर बना हुआ है। एटीट्यूड के दम पे लीडर से मेरा मतलब ये है दोस्तों कि जो काम इसने डिसाइड किया ये उस काम में अपना 100% देता है, ये अपने आप के ऊपर डाउट नहीं करता। ये जो इसकी माइंडसेट, जो इसका थिंकिंग है ना, इसको कोई मतलब नहीं कि जिराफ को मारना है, इसको कोई मतलब नहीं है कि मुझे चिंपैंजी को मारना है, इसको कोई मतलब नहीं कि मैं हाथी पे भी शिकार कर दूं। ये समझता ही नहीं है आगे कुछ। इसको एक चीज पता है, मैं एक शिकारी हूं और मैं इस शिकार को कर सकता हूं, दैट्स इट। इसको बाकी दुनियादार से लेना ही देना नहीं। और ये एटीट्यूड इसको जंगल का राजा बनाता है। तो हम लोग भी इस तरह के एटीट्यूड को डेवलप किया जा सकता है, और अपने आप के एटीट्यूड को डेवलप करने से आपकी ब्रांड बनेगी, आपकी इमेज बनेगी। मैंने आपको अभी शुरू में एक बात बोली थी कि कई लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। चलो मैं थोड़ी देर के लिए एक बात बोलूं आपको, आपके दिमाग में क्या क्या इमेजिनेशन आता है मुझे बताना क्या आप लोग सोचना जरा। कि मैं अगर बोलूं कि गूगल, क्या इमेजिनेशन आया होगा? मैं बोलूं विराट कोहली बोला मैंने, क्या इमेजिनेशन आया होगा? मैं बोलूं आमिर खान, मैं बोलूं सलमान खान, मैं बोलूं अक्षय कुमार, मैं बोलूं एक सोल्जर। हर किसी एक पर्सनालिटी के लिए आपके दिमाग में एक पर्टिकुलर ब्रांड उभर करके आई होगी। अब मैं बोलूं कि इसी ट्रेनिंग में मान लो चांदनी मैडम, टीम के सराउंडिंग के लोग के दिमाग में कुछ ना कुछ पिक्चर बनी होगी। ऐसा नहीं, इस ट्रेनिंग में, इस प्लेटफॉर्म पे, इस जगह पर जो भी प्रेजेंट है, मैं बोलूं कमलेश सर, मैं बोलूं भीम सर, मैं बोलूं लाखन सर, मैं बोलूं सोलंकी सर, मैं बोलूं राहुल सर, हर किसी के लिए एक एक इमेजिनेशन, एक एक ब्रांड आपकी उभरी होगी। लेकिन मैं बोलूं अपना नाम, तो आप सबके दिमाग में कुछ ना कुछ इमेजिनेशन हर किसी को लेकर के रहती है। तो मैं जो चाहता हूं, देखो ब्रांड कैसे बनती है, इसका सरल सिंपल सा फॉर्मूला ये है, हर इंसान आपके लिए कुछ ना कुछ सोचता है। आपके लिए लोग क्या सोचेंगे ना, इस चीज को हम चाहें तो बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे ये डिसाइड हम कर सकते हैं। मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं। लोग अपने दिमाग में डिसाइड मतलब क्या सोचेंगे, ये डिसीजन मेरा होगा कि ये लोग क्या सोचेंगे। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे कि लोग आपके बारे में क्या सोचे, इसकी आप उनको आजादी दोगे, तो लोग आपके बारे में निगेटिव ही सोचेंगे। 100% प्रूवन बात है ये। आपका कितना ही अच्छा और कितना ही खास मित्र हो, आपका कितना ही अच्छा वेलविशर दिखने का कोशिश कर रहा होगा, जनरली जो इमेजिनेशन होती है वो होती है नेगेटिव इमेजिनेशन। तो अगर आप नेगेटिव इमेज मार्केट में, तो आपको अपने के ऊपर काम करना चाहिए। और ब्रांड कैसे बनती है, आपका मतलब कैसे बनेगा आपका इमेज कैसे बनती है? देखो, हम लोग ब्रांड बनाना चाहते हैं तो हमको 3 चीजें पता होना चाहिए कि ब्रांड बनती कैसे है। और ब्रांड कैसे बनती है? थॉट, कन्वर्सेशन एंड एक्शन।
बहुत सिंपल सा, आप क्या सोचते हैं, आप क्या करते हैं, है ना, आप क्या बोलते हैं, टोटल डिपेंड करता है इसके ऊपर। सपोज करो कोई बंदा बात कर रहा है बहुत करोड़पति की और वो बनने की, और उसके कन्वर्सेशन में बातें ही बातें हैं, सोचता है वो बातें भी करता होगा और उसके एक्शन में वो चीज नहीं दिखेंगी, तो लोग ऑब्वियसली क्रिटिसिज्म करेंगे। तो हमें तीन इन चीजों के ऊपर बहुत केयरफुली रहना है कि हम अच्छे सोचें, हम अच्छा बोलें और हम अच्छी एक्शन लें। हम बेफिजूल के पंगों में ना पड़े, हम बेफिजूल की बहस में ना पड़े, हम बेफिजूल के कामों में ना पड़े, और हमारे काम से, हमारी एक्शन से, हमारी बातचीत से, हमारे नजरिए से, हमारे व्यवहार से वो चीज ना छलके। ब्रांड एक दिन में नहीं बनती, एक महीने में नहीं बनती, एक साल में नहीं बनती, पूरा जीवन लग जाता है कई बार। तो अगर आज से, और ऐसा नहीं है कि इसको चेंज नहीं किया जा सकता, आप सलमान खान का उदाहरण ले लो। अब इसका क्या बोलते हैं, थोड़े दिन पहले अभी हिरण का केस चल रहा है, काले हिरण का, है ना। उस दौर में आप देखोगे तो सलमान खान के, मैं प्रॉब्लम आपको बताऊं, कांड बताऊं आपको, तो उस बंदे ने क्या बोलते हैं, काले हिरण का शिकार, एक फुटपाथ पे ऊपर किसी को गाड़ी चढ़ा दी, किसी पत्रकार को थप्पड़ मार दिया। ऐश्वर्या राय के टाइम पे उसका जो प्रॉब्लम हुआ था, और विवेक ओबेरॉय को जान से मारने की धमकी दे दी, वगैरह वगैरह, बहुत सारे उसके ऐसे कारण कि लोग उसको विलन समझते थे, एक नेगेटिव इंप्रेशन, नेगेटिव छवि थी। लेकिन आज सलमान खान की छवि, उसने उस छवि के ऊपर इतना काम किया, आज वो कहीं पर भी उल्टा पुल्टा नहीं बोलता, आज कहीं भी किसी पत्रकार को थप्पड़ नहीं मारता। क्यों? क्योंकि वो इमोशनली मैच्योर हो चुका है, उसको पता चल गया कि थॉट, कन्वर्सेशन और एक्शन को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, है ना। थॉट, कन्वर्सेशन और एक्शन का एक और जीवंत उदाहरण मैं आपको दूं कि थोड़े दिन पहले तक अक्षय कुमार, एक्शन हीरो अक्षय कुमार बोलते ही पुराना अक्षय कुमार, आप देखो जरा फिल्मों के हिसाब से क्या इमेजिनेशन बनता है, एक बहुत रोमांटिक और एक्शन हीरो की छवि उसकी थी। बीच में जब वो आया, कुछ उसने पैडमैन वगैरह और कुछ ऐसी मूवी की जिसमें उसके विचार और उसके कन्वर्सेशन एंड एक्शन का कॉम्बिनेशन ऐसे लोगों के सामने आया कि ये बंदा सोसाइटी का भला चाहता है, ये बंदा सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। बहुत अच्छी ब्रांड बनी, मतलब उस ब्रांड को तोड़ करके उसने एक नई ब्रांड, नई इमेजिनेशन, नया ब्रांड अपना बना लिया। और एक बार क्या हुआ, उसके थॉट और कन्वर्सेशन के साथ में उसका एक्शन मिसमैच हो गया। कब? इसने बात की कि गुटखा तंबाकू पैसे के ऊपर, मतलब इसके ऊपर पैसा खर्चा करने से अच्छा है कि आप सैनिटरी पैड दो जिससे बीमारियों से बचा जा सकता था। इसका बहुत प्रचार प्रसार किया, उसके अगेंस्ट में आया, बहुत अच्छा लोगों ने रिस्पेक्ट किया। फिर आदमी ने क्या किया, गुटखे का ऐड कर लिया। तो इसके थॉट का और इसके कन्वर्सेशन का, इसकी एक्शन के साथ मेल नहीं हुआ, क्रिटिसिज्म हुआ वापस। 100% आपका बहुत ज्यादा इसकी समाज में, सोसाइटी में किरकिरी हुई। कारण क्या है? अगर हम भी अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं, तो आप अगर डिसेंट दिखना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें, तो ये नहीं कि आप कहीं पर चौराहे पर बैठ करके और 4 लोगों के साथ में कुछ ऐसी हरकत करते हुए मिले जिसकी समाज में मतलब कोई रेपुटेशन या इज्जत ना हो। अगर आप अच्छा सोच रहे हैं, अच्छी बातचीत कर रहे हैं, तो आपके काम भी अच्छे दिखने चाहिए। तब मैं बोलता हूं कि आप कुछ भी हो आपका मन, लेकिन आप पर्दे के ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन दो अलग अलग रोल प्ले करने पड़ते हैं दोस्त। आप हमेशा ध्यान रखें, जो आपने सोचा, जो आपने बोला, आप वैसा करते हुए दिखें। अगर आप वैसा करते हुए नहीं दिखेंगे तो आपका क्रिटिसिज्म होगा, आपकी छवि नेगेटिव बनेगी 100%। आप सोशल मीडिया को भी एज ए ब्रांड एम्बेसडर यूज कर सकते हैं। मैं देखता हूं बंदों को कि सोशल मीडिया पर जैसे वो मतलब गटर कचरा है, कुछ भी डाल दो, कुछ भी डाल दो, कुछ भी डाल दो। आपका फेसबुक, आपका इंस्टाग्राम, आपका क्या बोलते हैं, आपका व्हाट्सएप, आप हमेशा कोई भी एक फोटो, मैंने कई बार इस ट्रेनिंग में बोला है पहले भी, आप कोई भी एक फोटो स्टेटस पे चढ़ाते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट में या अगेंस्ट में, कोई भी फेसबुक पर आप कमेंट करते हैं किसी के फेवर में, किसी के अगेंस्ट में, कोई भी सोशल मीडिया पर जब आप कुछ भी लिखने बैठे, कुछ भी डालने बैठे, 15 बार अपने आप को सोचे जरा कि क्या पढ़ने वाला क्या सोचेगा। सीधा सिंपल सा गणित ये है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो मत डालो, कोई बात नहीं। लेकिन आप जब डालो तो आप एक बार जरूर सोचें कि सामने वाला क्या सोचेगा, और सामने वाला क्या सोचेगा, इस चीज को आप इमेजिन कर पाएंगे, फील कर पाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपकी इमेज वैसी ही बनेगी जो आपको इससे पड़ेगा। आजकल इस मतलब मीडिया के युग में ना, हम लोगों को जितने लोग जानते हैं वो तो जानते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो हमको सोशल मीडिया के माध्यम से ही जानते हैं। तो जब सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत बड़ी जान पहचान की जा सकती है, तो क्यों ना हम उस सोशल मीडिया को एज ए बहुत पावरफुल टूल की तरह यूज करें, जिससे हमारी ब्रांड अच्छी बने, जिससे हम बेहतर परफॉर्म कर पाए। चलिए नेक्स्ट, थॉट चेंज करना है। थॉट चेंज करना, मैंने बोला थॉट, कन्वर्सेशन, एक्शन। तो हम पहली चीज को इंप्रूव करें, थॉट को। हर इंडिविजुअल वो उसी का प्रोडक्ट होता है जो वो सोचता है, और जो वो सोचता है उसी से उसका बिलीफ सिस्टम बनता है। और वो सोचता कहां से? जहां जिन लोगों के, जिन सराउंडिंग में वो रहता है।
महात्मा गांधी ने बोला था कि अपने विचारों को, जो बंदा जिसके जैसा होगा विचार, वैसे उसके मतलब क्या बोलते हैं, वैसे ही बंदा बनता है। हर बंदा अपने विचारों का ही आउटकम होता है बोला। तो आउटकम बंदा है, अपने ही विचारों का आउटकम होगा। तो आपके विचार सुधारने पड़ेंगे, हमें अपना विचार सुधारना। मैं दिल की बात बोलूं, अगर मैं जिस सराउंडिंग में हूं उस सराउंडिंग के अलावा मैं जिस बिजनेस में हूं, इस बिजनेस में इन्वॉल्व होकर इन्हीं लोगों के सराउंडिंग में आ जाऊंगा ना, तो मैं इससे 110 गुना ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाऊंगा, जस्ट बिकॉज की मेरी थिंकिंग लेवल कुछ और हो जाएगी, इसके अलावा कुछ नहीं। वी विल बिलीव योरसेल्फ, अपने आप पे विश्वास करें, अपने आप के ऊपर विश्वास करें। अपने आप के ऊपर विश्वास करने से आप आधी जंग जीत सकते हैं, लेकिन अपने आप के ऊपर विश्वास कैसे बनता है उसको भी जानना पड़ेगा। कैसे विश्वास करता है बंदा अपने आप के ऊपर कि मैं ठीक हूं? एक तो पहली चीज है कि अपने आप के ऊपर डाउट ना करें। मैंने पहले बोला कि जो भी काम हम शुरू करने जा रहे हैं, पहले हम समझ लें मुझे चाहिए क्या, फिर अपन ये समझ लें कि उसको हासिल किया कैसे जा सकता है, और फिर डाउटफुल इंसान डिस्ट्रॉय का सबसे बड़ा कारण है। डाउट जब पैदा हो गया तो उसका डिस्ट्रक्शन निश्चित है दोस्त। आपका डिसीजन गलत भी होगा ना, तो हो सकता है कि डाउट करे बगैर आप उस बाउंडर से निकल करके सक्सेस हो जाओ। लेकिन आपका डिसीजन अगर सही भी ले लिया ना आपने और बीच में डाउट हो गया, तो आप इस मझधार को बिल्कुल पार नहीं कर सकते। आप एक उदाहरण लें, बी लाइक अ बम्बल बी। बम्बल बी में भंवरे को आपने देखा है, भंवरा उड़ता है। भंवरे का उड़ने के लिए मतलब जो साइंस है, जितना भी लोगों ने बोला है ना कि उड़ने के लिए क्या क्या चाहिए, तो एरोडायनामिक्स के रूल्स को जो फॉलो करता है वो बंदा ठीक से उड़ सकता है। वही उड़ सकता है, चाहे रॉकेट ले लो, चाहे वो कोई भी चीज जो दुनिया में उड़ती है, और एरोडायनामिक्स के रूल्स को फॉलो करके उड़ती है। दुनिया का एकमात्र ये आइटम है भंवरा, ये एरोडायनामिक्स के रूल्स के हिसाब से कहीं फिट बैठता ही नहीं और ये उड़ता है। जब इसके ऊपर साइंटिस्ट ने रिसर्च किया तो पता चला इसका तो पंख से 100 गुना ज्यादा वजन इसका है, फिर भी ये उड़ रहा है। तो कि इस बंदे को ये पता ही नहीं है, इसको ये डाउट ही नहीं है कि सिस्टम में ये बैठ गया है कि मैं उड़ सकता हूं, और इसी बिलीफ सिस्टम के दम पर ही उड़ रहा है। अगर कोई भी बंदा किसी भी तरह से इसको ये बता दे कि तू एरोडायनामिक्स के रूल्स के हिसाब से नहीं उड़ सकता, तो शायद ये उड़ना बंद कर देगा। ये पॉसिबल है। वर्क ऑन योर आइडियाज। जो भी आइडिया आपके पास आए इंप्लीमेंट करो यार। गलती होगा ना, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। जो भी आइडिया आपके पास आए इंप्लीमेंट करो, गलत होगा देखा जाएगा, आगे समझेंगे, नया सीखेंगे, पता चल जाएगा इस आइडिया से काम नहीं होता है। डोंट गेट नेगेटिव थिंक। नेगेटिव थिंकिंग ऐसी खतरनाक बीमारी है, अगर आपका किसी भी बंदे के साथ में, किसी भी अपलाइन के साथ में, आपके डाउनलाइन के साथ में, आपकी टीम के साथ में, आपके सराउंडिंग के साथ में, आपके रिश्तों के साथ में एक बार नेगेटिव इमेजिनेशन, नेगेटिव थिंकिंग बन गई, तो ये दिमाग की तरह आपके पूरे के पूरे तंत्र, कॉन्फिडेंस, विश्वास को खा जाएगी। अगर आपके दिमाग में किसी को लेकर के कोई बात है, इंस्टेंट क्लेरिफाई कर लें और उसको क्लियर करें, उसके बीच में अटके ना रहे। ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव। जैसा मैंने बोला कि ऑलवेज ट्राई टू बी अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, नॉट टू बी अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। सच्चाई जो होती है, एक्चुअल बिलीफ सिस्टम क्या होता है, जो काम हमने पहले से देखे होते हैं ना, और वो सुना है, जो मैंने देखा है और जो मैंने सुना है तो मैं विश्वास करूंगा। जो मैंने देखा ही नहीं और मैंने सुना है उस पर मैं विश्वास नहीं करूंगा, वो चाहे सही हो चाहे गलत हो। अंतर समझ में आया? तो एक फोटो आपके सामने दिखाई दे रहा होगा कि जो एक्चुअल में सच्चाई है, ट्रुथ है, और मेरा विश्वास है। तो मेरा विश्वास और सच्चाई दो अलग अलग चीजें हैं, दो अलग अलग गोले हैं। सच्चाई है कि दुनिया तो गोल है, मेरा विश्वास, कुछ लोगों ने बोला कि दुनिया चपटी है, तो उनका विश्वास वहां तक था। इस सच्चाई को नकार रहे थे कि ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन क्या हुआ बीच में आया नॉलेज। लोगों ने जाके देखा, रिसर्च किया, पता किया, लॉजिक खंगाले, जानकारी जुटाई, और तब जाकर के उस विश्वास को एक तगड़ा झटका लगा। नॉलेज ने विश्वास को ट्रुथ में कंबाइन कर दिया, कंपेल कर दिया। आप इस इमेजिनेशन से, इस इमेज से ये समझ सकते हैं दोस्तों कि जो भी दुनिया की सच्चाइयां हैं, जरूरी नहीं मेरा विश्वास अलग हो सकता है, सच्चाई अलग हो सकती है। तो जब भी कोई अनोखी बात आपके सामने आए तो आप ये समझ लीजिए, हो सकता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा क्योंकि मैंने देखा नहीं है। अगर मैं इसकी नॉलेज, इसकी जानकारी जुटाऊंगा तो हो सकता है इस सच्चाई को, मैं हकीकत को एक्सेप्ट कर पाऊं और जो मेरा विश्वास है उसको और दृढ़ कर पाऊं। तो ये सिंबल उसका साइन है। अगली बात, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। झगड़े को निपटाने की क्षमता एक लीडर का बेसिक और प्राइमरी एलिमेंट है। सबसे बेसिक चीज है कि आप झगड़ों को सुलझा सकते हैं। अगर आप में वो एबिलिटी है कि आप झगड़ों को सुलझा लें, तो आप एक बहुत मजबूत और बहुत प्रभावी लीडर बन सकते हैं। और इसके लिए आपको सबसे बड़ी चीज है कि आपको लर्न टू इग्नोर, छोड़ना पड़ेगा। आपको ये अच्छा लगा क्या, आपको वो बुरा लगा क्या, मैंने आपको ऐसा बोल दिया था, मैंने आपको वैसा बोल दिया था, तूने मुझे ये कहा, तूने मेरे साथ ऐसा किया, तूने मेरा नुकसान कर दिया, हटाओ यार। क्यों जीवन में फालतू इन सब पीछे वाले बोझ को लेके चलना।
इसने मेरा बुरा कर दिया था इसलिए मैं बुरा करूंगा, और उस बुरा करने के लिए मेरा कल जो तो खराब हुआ ही है, आज भी मैं खराब कर लूंगा। कौन सी मतलब बेवकूफी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न टू इग्नोर। चीजें हुई, पास्ट को भूल जाओ। पास्ट को लेकर के उसका बोझ लेकर के आगे नहीं दौड़ सकते, क्योंकि हम प्रेजेंट में जो रेंग रेंग के चल रहे हैं ना, इसलिए चल रहे हैं क्योंकि हमने पीछे का बहुत सारा बोझ अपने ऊपर लेके रखा है, और हम चाह रहे हैं कि हम यहां से आगे दौड़ेंगे। तो दौड़ने के लिए मेरे दोस्त पहले वजन कम करो। पीछे वाला जो इतना लोड लेके चल रहे हैं, लोड को भूलना पड़ेगा, इग्नोर करना पड़ेगा, तब जाकर के हम सबको माफ करो, सबको माफ करके आगे बढ़ो आप। और डेयर टू डिनाई। डेयर टू डिनाई कोई भी ऐसा अट्रैक्टिव ऑफर, कोई भी ऐसी अट्रैक्टिव डील, कोई भी ऐसा अट्रैक्टिव जो कि आपकी इमेज के ऊपर, आपके थिंकिंग प्रोसेस के ऊपर, आपके बिलीफ सिस्टम के ऊपर गलत चीज या इंपैक्ट डाल रही हो, उसको मना करने की क्षमता। सपोज करो कोई बंदा मेरे को मेरे काम के प्रति, मेरे लक्ष्य के प्रति भड़का रहा है, यू हैव डेयर टू डिनाई इट। हो सकता है कोई बंदा आपको डिस्ट्रक्टिव वे में ले जा रहा हो कि तू चल पार्टी करेंगे, तू चल ऐसा करेंगे, तू चल कि हम लोग किसी गलत आदत में पड़ेंगे, यू हैव डेयर टू डिनाई इट। आप कोई भी खराब सेप्टिक मेंटालिटी को मना करने की क्षमता रखते हैं। आप किसी खराब भोजन जो कि शरीर को नुकसान करे उसको मना करने की क्षमता रखते हैं। आप कोई भी खराब व्यवहार जो आपके साथ कर रहा है, आपकी इमेज के ऊपर जो दाग लगा है, उसको मना करने की क्षमता रखते हैं। तो आप में वो क्षमता होनी चाहिए। टू बी रिस्पॉन्सिबल नॉट टू रिएक्टिव। आपने किसी भी चीज को लेकर के गुस्सा नहीं होना, रिस्पॉन्स करना है। आपको चीज अच्छी नहीं लगी तो भी ठीक है, आपको चीज खराब लगी तो भी ठीक है, तुरंत उसके ऊपर झगड़ा करने के लिए उतारू मत हो जाओ, क्योंकि सबका सोचने का तरीका अलग अलग है। तो हमें रिस्पॉन्सिव होना है। ये ट्रेनिंग हमने 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में बहुत अच्छे से चलाई है, देखिए। और डिफरेंस बिटवीन आर्गुमेंट एंड डिस्कशन, आप समझ सकते हैं कि आर्गुमेंट और डिस्कशन का अंतर बहुत बड़ा है। आर्गुमेंट में बहस होती है, कुछ कंस्ट्रक्टिव नहीं करता, लेकिन डिस्कशन में आप अपना ओपिनियन, वो उसका ओपिनियन, और एक कंबाइंड कंपेल ओपिनियन बना करके कंस्ट्रक्टिव रास्ते वो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो एक लीडर की सबसे बड़ी चीज ये होती है कि वो आर्गुमेंट में नहीं पड़ेगा, वो हमेशा डिस्कशन में उतरता है। किसी ने बोल दिया कि पॉलिटिकल पार्टी के लिए कि मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और आप नहीं, आप उस चीज से सहमत नहीं है, तो आप तुरंत उसमें आर्गुमेंट करना स्टार्ट कर देंगे, ये खराब किया, वो खराब किया, वो खराब किया। अगर आप बीजेपी माइंडसेट से हैं और बोले कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया, तो ऑब्वियसली ओपिनियन का डिफरेंस होता है, तो हम आर्गुमेंट में घुस जाते हैं। एक अच्छा लीडर वो है कि आर्गुमेंट को नहीं करके डिस्कशन में एंटर करे, और अगर डिस्कशन करने की क्षमता नहीं है तो चुप रहे। ठीक। नेक्स्ट है एम्पैथी। एम्पैथी एक ऐसा पावरफुल टूल है। एम्पैथी का मतलब ये होता है, सिंपैथी आपने सुना होगा, किसी के ऊपर दया भाव रखना, लेकिन एम्पैथी एक ऐसा टूल है कि ये सामने वाले से जब कोई कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, सामने वाले को बुरा बोल रहे होते हैं, सामने वाले को कुछ एडवाइस दे रहे होते हैं, तो आप ये समझ लें कि जैसे सपोज करो कि ये ट्रेनिंग में दे रहा हूं और आप लोग ट्रेनिंग को सुन रहे हैं, तो मैं इस ट्रेनिंग को देते देते आपके मन के भाव को जानने की कोशिश करूं कि मैं वहां बैठा होता और यही बात मैं अपने आप से सुन रहा होता तो मैं क्या सोच रहा होता। जब मैं किसी को डांट रहा होता, मैं बच्चों को डांट रहा हूं, तो मुझे बच्चा बनकर के उस जगह बैठ करके सोचना चाहिए कि बच्चा अभी क्या सोच रहा होगा। जब मैं बीवी को डांट रहा होगा, अपने घर में झगड़ा कर रहा होगा, मैं माता पिता को कुछ चीज बोल रहा होगा, मैं टीम को कुछ चीज बोल रहा होगा, मैं दोस्तों को कुछ चीज बोल रहा होगा, तो मैं अपने आप को उनकी जगह पर रख करके सोचना है। और जब मैं ऐसा सोचूंगा ना, तो मेरे में ये एम्पैथी का भाव डेवलप होगा। ये भगवान का दिया हुआ इतना सुंदर गिफ्ट है जो कि सिर्फ इंसानों को ही मिला है, जिसको हम चाहें तो बहुत प्रभावी तरीके से बना सकते हैं। कि हम सोच सकते हैं कि फिर अगर एम्पैथी का भाव आ गया ना, तो आप देखेंगे कि लोगों के इमोशन के साथ बहुत स्ट्रांग तरीके से जुड़ सकते हैं, बहुत स्ट्रांग तरीके से। ये जादू की तरह काम करता है। और इसके बाद जब सारा कुछ हो गया, सारी स्किल डेवलप हो गई, सारी पर्सनल क्या बोलते हैं अपना एटीट्यूड डेवलप हो गया, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन आ गया, तो हमें क्या करना है? हमें करना है अपनी पर्सनालिटी के ऊपर काम। पर्सनालिटी को एक यूजफुल टूल की तरह, ये एक औजार है, एक हथियार है। इसको आप जितना ज्यादा प्रभावी और जितना ज्यादा क्या बोलते हैं शार्प करके रखेंगे उतना अच्छा है। अगर आपको 100% सक्सेस होना है तो आपको मास्टर बनना पड़ेगा आपकी फील्ड में। आपकी फील्ड में अगर मास्टर बनेंगे तो आपकी पर्सनालिटी उभर करके आएगी, आपको मिलकर के अच्छा लगेगा, लोगों को आपसे मिलकर के। आपको नॉलेज के द्वारा आप ये 100% मतलब परफेक्शन पा सकते हैं। 100% तो नहीं, परफेक्शन पा सकते हैं कुल मिला के। बात ये पर्सनालिटी के ऊपर किया गया छोटा छोटा भी काम आपके विश्वास को बढ़ाता है। मैंने बहुत बार एक ट्रेनिंग में बोला था कि पर्सनालिटी जो अपीयरेंस आपका दिखता है, जो चाल ढाल, जो नजरिया, जो देखने का तरीका, जो बोलने का तरीका, जो बैठने का तरीका, सब पावर ऑफ द पर्सनालिटी है। इनकी भी बहुत सारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग चलती है, बहुत सारे लोग चलाते हैं, हमने भी बहुत सारे चलाए हैं। तो आपने पर्सनालिटी को इंप्रूव करना है, इसको ट्रेंड करना है। और पर्सनालिटी 2-3 तरह की होती है। देखो 3 तरह की पर्सनालिटी, 3 तरह के लोग होते हैं। एक होती है पैसिव पर्सनालिटी। पैसिव पर्सनालिटी ये है, ये लोग होते हैं जो हमेशा अपने को बेचारा समझते हैं। मैं तो बेचारा हूँ, मेरे साथ हमेशा समस्याएं रहती है, मैं हमेशा प्रॉब्लम होता है, मेरी किस्मत हमेशा खराब रहती है।
कोई भी लोग इनका यूज करेंगे, कोई भी लोग इनको कहीं पर भी, मतलब ये हमेशा यूज होते हैं कुल मिला के बाद। हाँ ठीक है, तुम ले लो, ये भी तुम ले जाओ, मैं तो बर्बाद ही होने के रहा हूँ, मैं तो यही करने के लिए हूँ। ये पैसिव पर्सनालिटी के लोग। दूसरी पर्सनालिटी एग्रेसिव पर्सनालिटी। एग्रेसिव पर्सनालिटी क्या बोलती है, मैं इसका हेड होऊंगा, मैं, मुझे चाहिए सारा क्रेडिट, मुझे चाहिए, सब काम मैंने किया ग्रुप में होगा, लेकिन क्रेडिट ये बंदा ले जाएगा। ना तो पैसिव पर्सनालिटी ना तो एग्रेसिव पर्सनालिटी, दोनों में ही लॉस है, दोनों में ही फेलियर है। हालांकि दोनों के अपने अपने फायदे नुकसान हैं, पर एक और पर्सनालिटी है, वो है असर्टिव पर्सनालिटी। ये एग्रेसिव पर्सनालिटी और पैसिव पर्सनालिटी जो है ना, एग्रेसिव पर्सनालिटी वाले बंदे पैसिव पर्सनालिटी वाले बंदों का बहुत शोषण करते हैं। अब देखा होगा आपने कहीं पर, कुछ ग्रुप में ऐसे, हर ग्रुप में 2-4 बंदे, एक दो बंदा ऐसा होता है जो पैसिव पर्सनालिटी का होगा, एक आध बंदा जो होगा एग्रेसिव पर्सनालिटी का होता है, हर ग्रुप में होता है। एक बंदा होता है जो असर्टिव पर्सनालिटी का होता है, जो ब्रिजिंग का काम करता है। वो पैसिव पर्सनालिटी वाले को भी साथ लेके चलता है, वो एग्रेसिव पर्सनालिटी वाले को भी डाइल्यूट करने की क्षमता रखता है। तो हमें फोकस करना है कि हम असर्टिव पर्सनालिटी पे फोकस करें, हमारी जो पर्सनालिटी का डेवलपमेंट हो वो असर्टिव हो। तो दोस्तों, इतना कुछ होने के बाद सिर्फ एक चीज बच जाती है। क्या क्या चीज हमने की, रिव्यू करें अगर हम, तो हमने देखा कि क्यों लोग सक्सेस नहीं हो पा रहे। सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ा फेलियर रहा स्किल का। स्किल को डेवलप करने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, तो हमने 4 तरह की स्किल्स के बारे में सीखा, समझा कि मुझे एकेडमिक ईयर, कम्युनिकेशन, इंटरव्यू स्किल और क्या बोलते हैं मैनेजमेंट वाली स्किल्स को सीखना पड़ेगा। उसके बाद में हमने बात की, स्किल जब डेवलप हो जाती है, स्किल सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगी, तो मतलब एक एक चीज जिसके ऊपर किया जा सकता है, हमें एटीट्यूड को डेवलप करना पड़ेगा। एटीट्यूड को हमने डाल दिया, हमने कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, हमें एम्पैथी को डेवलप करना पड़ेगा। हमें मतलब क्या बोलते हैं, लोगों के इमोशन को समझना पड़ेगा, हमें इमोशनल मैच्योरिटी हासिल करनी पड़ेगी। और फिर ये सब कुछ डेवलप हो गया, और जो बंदा समय की कदर नहीं करता ना, तो भी वो फेलियर की ही श्रेणी में आता है। तो मेरे भाई लोग, इस सिस्टम ने इन सारी चीजों को जो मैंने बोली, लगभग हर किसी बंदे ने जिसने ईमानदारी से इसका सम्मान किया होगा, इस इंडस्ट्री का, इस प्लेटफॉर्म का, उनके अंदर ये सारी की सारी चीजें डेवलप हो चुकी होगी, हो रही होगी या हो जाएगी। हेलो, मैं क्या बोल रहा हूं? इस सिस्टम के साथ जो ईमानदारी से जुड़ा हुआ है, रुका हुआ है, सीख रहा है, या तो वो सीख चुका होगा, ये सारे चीजें जितने मैंने बताई सारी की सारी डेवलप हो चुकी होगी, डेवलप हो रही होगी, या तो डेवलप हो जाएगी समय के साथ साथ। बट एक चीज जो आपके हाथ में है, वो है आपका समय का मैनेजमेंट। और आपके समय का मैनेजमेंट में आपको ही परफॉर्म करना पड़ेगा। आप सारी चीजें सीख गए, सारा काम आपको आता है, सब कुछ है, और आप समय का मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो एंड प्रोडक्ट होगा 0। तुम कितने बड़े पहलवान हो, अगर आप समय की कदर नहीं करेंगे, तो समय आपकी कदर कभी नहीं करेगा। कोई कितने अच्छा प्रेजेंटेशन करता हो, कितने अच्छा कम्युनिकेशन करता हो, वो निकलते ही नहीं काम के लिए, तो क्या कर लेगा बोलो? तो प्लानिंग एंड माइक्रो प्लानिंग, अगर और अच्छा रिजल्ट चाहिए आपको, तो आपको माइक्रो प्लानिंग भी करनी पड़ेगी, तब जाकर के हम कुछ बेहतर हासिल कर सकते हैं। इस ट्रेनिंग में इतना ही था। आई होप कि आपको कुछ समझ में आया होगा, आपने सीखे होंगे, समझे होंगे, और जिन